नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की हमारी दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी पहली न्यूज़ है, एक राष्ट्र एक चुनाव, कैबिनेट से मंजूरी, चर्चा के बाद बनेगा कानून। देखिए, श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, एक राष्ट्र एक चुनाव पर समीक्षा करने के लिए। अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट पे कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। देखिए, तो इस पे रिपोर्ट दी उन्होंने और सरकार ने कहा कि अब हम इस रिपोर्ट के आधार पर देश में राष्ट्रव्यापी चर्चा कराएंगे। अलग अलग लोगों से उनकी राय ली जाएगी, अलग अलग वर्गों से उनकी राय ली जाएगी और उस राय के पश्चात हम सरकार संसद में एक बिल लेकर आएगी और उस संविधान संशोधन विधेयक लेकर आएगी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो आता है, और उसके आधार पे एक एक्ट बनाया जाएगा। तो देखिए, इसमें यही लिखा गया है कि सरकार ने कहा कि रिपोर्ट पर देशव्यापी चर्चा कराने के बाद संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा और उस विधेयक के बाद हम एक देश एक चुनाव के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप रहे हैं रिपोर्ट। तो इसमें यह कहा गया है कि पूरे देश में 2 चरणों में चुनाव होगा। जो पहला चरण है, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा और दूसरे चरण में जो लोकल बॉडीज के चुनाव है, स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। स्थानीय निकायों के चुनाव को 100 दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। स्थानीय निकायों के जो चुनाव है उसको 100 दिन के अंतर्गत पूरा कर लिया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और विधि आयोग भी इसके पक्ष में है, ऐसा कहा गया है। देखिए, सरकार अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इस पर बोलती है कि इसमें यह बात की जाती है कि वर्ष 1951-52 से लेकर 1967 तक देश में एक साथ चुनाव हो रहे थे, लोकसभा और विधानसभा का। लेकिन 1967 के बाद ये चक्र टूट जाता है, ये क्रम टूट जाता है अनेक कारणों से, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों के अलग अलग समय में होने लगते हैं। इसके कारण देश हमेशा चुनाव मोड में रहता है, इलेक्शन मोड में रहता है सरकार के अनुसार, और इसके कारण अलग अलग जो नेता हैं, वो केवल जो राजनीतिक दल हैं, वो केवल शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे लगे रहते हैं। जो जनता है उसको लोक लुभावन वादे करते हैं और जो लंबी अवधि की विकास परियोजनाओं पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमेशा चुनाव होता रहेगा तो नेता क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हमको अधिक से अधिक वोट मिले। इसके लिए वो ऐसी बातें करेंगे जिससे उनको शॉर्ट टर्म उनके जो लक्ष्य हैं वो पूरे हों। वो लॉन्ग टर्म गोल पे ध्यान नहीं देते कि देश को 20 साल बाद हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, देश को कैसा बनाना है ना, अगले 10 साल बाद का हमारा क्या लक्ष्य है, वो उस पर ध्यान नहीं देते। वो अगले महीने की बात सोचते हैं कि अगले महीने हमको चुनाव जीतना है। इसके कारण देश की बहुत बड़ी मशीनरी लगती है हमेशा चुनाव में। अलग अलग, जैसे आप देखेंगे कि टीचर्स पूरे चुनाव में लगे रहते हैं, है ना, प्रोफेसर्स लगे रहते हैं। अभी अलग अलग सरकारी कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो चुनाव में लगे रहते हैं। देश के सशस्त्र सेना के जो लोग हैं वो चुनाव में लगे रहते हैं, जिसके कारण बड़ी धन हानि होती है और ह्यूमन रिसोर्स की भी हानि होती है। तो इसने कहा कि देखो, इसके अनुसार कि विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा कि प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचन के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। ये जो हर साल चुनाव हो रहा है ना, इसका अंत होना चाहिए, विधि आयोग कहता है। और देश में एक बार में चुनाव होना चाहिए। तो कैसा चुनाव होगा? तो जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए आपका एक वोटर आईडी बनेगी, आप एक साथ जाएंगे और एक ही बूथ में आप एक बार में लोकसभा का और विधानसभा का वोट देंगे। और स्थानीय निकायों का चुनाव एक बार में होगा। इससे आपका भी समय बचेगा, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जब लगातार अलग अलग, मान लो विधानसभा का चुनाव अलग हो रहा है ना, इस लोकल बॉडीज़ का चुनाव अलग हो रहा है, लोकसभा का चुनाव अलग हो रहा है, तो बाहर रहने वाले लोग आमतौर पे वोट देने नहीं जाते कि बार बार कहाँ वोट देने जाएंगे। लेकिन जब एक साथ होगा चुनाव ना, तो आदमी सोचेगा कि हाँ यार, एक बार तो जाना है, चलो चलते हैं, वोट दे देते हैं, है ना।
तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक देश एक चुनाव को कराना है, ऐसा सरकार ने आज की इस रिपोर्ट में यही बात थी। अब हम अपनी अगली न्यूज़ की ओर आते हैं। हमारी ये अगली न्यूज़ है ना, इससे तो आप सभी दिन प्रतिदिन जीवन में जूझते होंगे। मवेशियों की जो समस्या है, हम देखते हैं कि जब हम रोड में गाड़ी चलाते हैं तो हमें रोड में कई जानवर देखने को मिलते हैं। गाय आमतौर पे बैठी रहती है, रोड में घूमती रहती है। उससे एक तो हमें गाड़ी चलाने में सुविधा होती है, दूसरी समस्या ये आती है कि कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है इसके कारण, कई बार भयानक एक्सीडेंट भी हमको देखने को मिलता है। तो इस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई थी और उसमें उसमें चर्चा के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सुझाव दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि मवेशियों पर जियो टैगिंग होनी चाहिए। देखो जियो टैगिंग क्या होता है, तो मवेशियों के, देखो मैं इस इमेज में आपको दिखाता हूँ। जियो टैगिंग का मतलब होता है कि देखो इस तरह से मवेशियों पे एक टैग लगा दिया जाएगा। अब ये टैग क्यों लगाया जा रहा है? देखिए समस्या ये आती थी कि जब उन मवेशियों को जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जो हाईवे अथॉरिटी वाले उसको हटाते हैं रोड से, तो अब हटा दिए, उनको पता नहीं है कि इसका मालिक कौन है, तो उसको हटा देते हैं रोड से। आमतौर पे देखने को ये मिलता है कि सुबह हटाए, शाम को वो मवेशी वापस हाईवे में आ जाता है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यह मवेशी किसका है, इसका मालिक कौन है, इसके मालिक का घर कहाँ है? तो इस तरह से टैगिंग कर दी जाएगी मवेशी के ऊपर। इसमें जैसे ही वो लोग स्कैन करेंगे क्यूआर, उनको पता चल जाएगा कि इस मवेशी का मालिक कौन है और उसका घर कहाँ है। तो उस मवेशी को उसके मालिक के घर तक पहुंचा देंगे। दूसरा, उसके मालिक पे जुर्माना भी लगा सकते हैं कि आप अपने मवेशी को ऐसा खुला क्यों छोड़े हो। तो एक तो उसके घर तक पहुंचाएंगे, दूसरा उस पर जुर्माना लगाएंगे जिससे अगली बार वो उसे खुला ना छोड़े। तो ये जियो टैगिंग का जो विचार उसने दिया हाईवे अथॉरिटी ने, देखिए ये कई राज्यों में ये लागू भी है, जैसे मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों में जियो टैगिंग मवेशियों पर की गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए, ये बात हाईवे अथॉरिटी ने की। ठीक है, अब हम अपनी अगली खबर की ओर जाते हैं। ये जो खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें गौरवान्वित करने वाली है। चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। देखिए चंद्रयान 1, 2, 3 तो हम देख लिए। चंद्रयान 4 मिशन जो है ये 2035 और 2040 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इस पे चांद की सतह पर उतरेंगे और वहाँ से नमूने लेकर वापस पृथ्वी पे आएंगे। इस मिशन में ये लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नए चंद्र अभियान चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारना है और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की टेक्नोलॉजी विकसित करनी है। उन्हें उतारना और उन्हें वापस लाने की टेक्नोलॉजी विकसित करने का प्रयास करना है और वे वहां जाकर चंद्रमा के नमूने लेकर आएंगे। ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आधारभूत टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, और इसके लिए लागत 2104 करोड़ कुछ दिखाई जा रही है कि इतनी लग सकती है लागत, और ये सब इसमें दिया गया है। 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी, गगनयान का कार्यक्रम का दायरा बढ़ा। तो गगनयान जो हमारा मिशन है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, उसका बजट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगली हमने एक और मिशन शुरू किया है, शुक्र मिशन। इसको थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे दिखाता हूँ। देखो शुक्र मिशन, देखो शुक्र पर भारत की निगाहें। देखिए शुक्र हमारा सबसे नज़दीकी देश ग्रह है। चंद्रमा और मंगल पर फतह के बाद अब भारत की नज़र शुक्र पर है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र का हम लोग को अन्वेषण करना है, उसके वायुमंडल का अध्ययन करना है, उसकी सतह का अध्ययन करना है। देखिए ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी और शुक्र का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो सेम है, एक ही तरह से दोनों बने हैं। तो क्या कारण है कि हमारे यहाँ का वायुमंडल अलग है और वहाँ की स्थिति अलग है, तो वहाँ जाकर अध्ययन किया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM की शुरुआत करी गई है। VOM को मंजूरी दे दी है कि इसमें ये समझने का अवसर मिलेगा कि ग्रहों का वातावरण किस प्रकार बहुत अलग तरीके से विकसित हो सकता है
हमारा वातावरण क्यों इस तरह से विकसित हुआ और उनका वातावरण क्यों अलग तरीके से विकसित हुआ, इसका हम वहाँ जाकर अध्ययन करेंगे वीनस में। ठीक है, तो इस मिशन के बारे में इतना ही। ठीक है, अब हम अपनी अगली खबर की ओर आते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा अटक गया है। ये देखिए चंद्रयान 4 मिशन। देखिए ये चंद्रयान 4 की जो है मॉडल प्रदर्शित किया गया है, ये उसकी तस्वीर है चंद्रयान 4 की, है ना। और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना होगी और 2040 तक मानव युक्त चंद्र लैंडिंग जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। तो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाएगी और 2040 तक जो है मानव युक्त चंद्र लैंडिंग मिशन किया जाएगा। अब हम अपनी अगली खबर में आते हैं। देखिए माँ लिंगेश्वरी मंदिर की गुफा का द्वार खुल गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए ये माँ लिंगेश्वरी देवी का जो मंदिर है ये कोंडागांव जिले में है। कोंडागांव जिले के फरस गांव ब्लॉक के अंतर्गत अलोर झाटीबन की पहाड़ियों के गुफा में माँ लिंगेश्वरी का मंदिर है और ये मंदिर केवल साल में 1 दिन खुलता है 12 घंटे के लिए, बाकी टाइम ये मंदिर बंद रहता है। लेकिन यहाँ देखिए श्रद्धालुओं की कितनी भारी भीड़ गई यहाँ पे मंदिर में, खुला था जब ये। तो ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है, ये मान्यता है कि संतान प्राप्ति, यहाँ जाने से लोगों को संतान प्राप्ति होती है, निसंतान दंपतियों को लाभ होता है। तो संतान प्राप्ति के लिए अलग अलग राज्यों से दूर दूर से लोग यहाँ जाते हैं। इसमें यह मान्यता है कि लोग यहाँ पे ना खीरे का प्रसाद चढ़ाते हैं और जब पुजारी उनको वापस दे देता है जब प्रसाद, तो उसको नाखून से 2 भागों में तोड़कर पति पत्नी खाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इस वजह से ये मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। 12 घंटे के लिए खुलता है। पुजारियों के अनुसार जब बड़ी भीड़ आ रही तो जब तक आखिरी व्यक्ति भी दर्शन ना कर ले तब तक ये मंदिर को हम लोग खोले रखते हैं, ऐसा पुजारियों का पुजारी ने कहा। तो ये 2 कारणों से प्रसिद्ध है ये मंदिर। एक कारण तो हमने देख लिया कि संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ जाते हैं। दूसरा, जब ये मंदिर बंद हो जाता है ना, तो जब मंदिर बंद हो जाता है तो यहाँ पे ये देखिए एक सेकंड, ये मंदिर है। जब ये मंदिर बंद हो जाता है तो इसके बाहर जो गुफा में रेत बिछा दी जाती है और जब अगले साल पुजारी मंदिर खोलते हैं तो उस रेत में पद चिन्ह खोजते हैं उन लोग। अलग अलग जानवर के पद चिन्ह अगर का अलग अलग मतलब निकालते हैं। मान लो घोड़े का पद चिन्ह दिखा उनको तो लोग ये मतलब निकाल लेंगे कि युद्ध होने वाला है ना। अलग अलग जानवर का उन लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। जैसे इस बार उसमें न्यूज़ के अनुसार उसमें बिल्ली का पद चिन्ह दिखा तो उसको अशुभ संकेत माना जा रहा है कि कुछ अशुभ होने वाला है। आईबीसी की रिपोर्ट के अनुसार देखो, ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार उसमें दिखा, वो मान रहे हैं कि वो बाघ का पद चिन्ह है। ठीक है, तो अलग अलग आदमी को अलग अलग वो लगा, किसी को बिल्ली का लगा, किसी को बाघ का लगा। तो जिस पुजारी को बाघ का लगा वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, समृद्धि आने वाली है। तो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन पद चिन्ह से वो लोग प्रेडिक्शन करते हैं भविष्य का। ये इस मंदिर की खासियत है। ठीक है, आपसे सवाल आ सकते हैं प्रीलिम्स में इस मंदिर से। अब हम देखेंगे वात्सल्य स्कीम के बारे में। एनपीएस वात्सल्य स्कीम। देखिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम है, ये नाबालिग जो बालक हैं उनके लिए पेंशन स्कीम के लिए है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, वित्त मंत्री ने इस स्कीम को शुरू किया है और बच्चे के 18 साल का होने तक सामान्य एनपीएस में बदल जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम में जब बच्चा 18 साल का पूरा हो जाएगा तो नॉर्मल पेंशन स्कीम बन जाएगी। 18 साल के बच्चे के होते तक ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम होगी। तो इसमें माता पिता, देखिए इसमें बैंक जाकर या ऑनलाइन या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुला सकते हैं, वहाँ जाके पैसे जमा कर सकते हैं। साल में मिनिमम आपको 1000 जमा करना होगा
और मैक्सिमम की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो माता पिता जाके उसमें पैसे जमा करेंगे और 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो ये सामान्य पेंशन स्कीम में बदल जाएगी ये। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही, ज़्यादा नहीं देखेंगे। देखिए ये सब इसमें, और मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको पढ़ लेना कि किस तरह से होता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, ये सब सवाल आते हैं। जैसे इसको रेगुलेट करता है रेगुलर नेशनल पेंशन स्कीम का विस्तार है, और इसको रेगुलेट पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ही इसको रेगुलेट करता है, जो नॉर्मल पेंशन स्कीम को वो को भी वही रेगुलेट करता है। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि देश में 31% आबादी है 18 साल से कम उम्र के बच्चों की, तो बड़ी संख्या है ना, 31% आबादी है, तो उनके लिए सरकार ने ये पेंशन स्कीम शुरू की है। ये देखिए, ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि सेंध लेक की तस्वीर है। सेंध लेक रायपुर, नया रायपुर के पास है, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये लेक। यहाँ पे नाव रखी हुई है, और ये प्री वेडिंग या वेडिंग फोटो शूट के लिए बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। लोग यहाँ जा के फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, और काफ़ी सुंदर लग रही है। ये पेंटिंग लग रही है, लेकिन ये एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ की एक जगह है ना। अगला एक हम प्लेस देखेंगे, ये है मदिरा नदी। मदिरा नदी देखिए, मदिरा नदी जो है ये अमेज़न नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेज़न नदी साउथ अमेरिका में बहने वाली एक बड़ी नदी है, उसकी सहायक नदी है मदिरा नदी। मदिरा नदी का जल स्तर पिछले 74 साल में सबसे बड़ा सूखा पड़ा है, सबसे कम हो गया है वहाँ का जल स्तर। इसीलिए ये नदी न्यूज़ में आई हुई है कि क्योंकि 74 साल का सबसे बड़ा सूखा यहाँ पर पड़ा है। तो इससे सवाल बिल्कुल आ सकते हैं कि मदिरा नदी किसकी सहायक नदी है, आ सकता है, या मदिरा नदी कहाँ है, आ सकता है ना। अमेज़न के भी सवाल आ सकते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा एक एक बार, और इन नदियों के बारे में हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा। अगली न्यूज़ है कि आज के ही दिन पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हमने किया था 1960 में। 1960 में आज के ही दिन हमने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया था। अब सिंधु जल समझौता है क्या? तो सिंधु जल समझौते में सिंधु नदी के जल को लेकर समझौता किया गया था। इसमें सिंधु जल नदी के जल का बंटवारा किया गया था। इसमें यह किया गया था कि देखिए सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो इसमें यह समझौता किया गया था कि सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब का जो जल है वो पाकिस्तान को दिया गया था। रावी, व्यास और सतलज का जल इंडिया को बोला गया था कि इसका जल का इस्तेमाल इंडिया, अधिकतम जल का इस्तेमाल भारत कर सकता है, और सिंधु, झेलम और चेनाब के अधिकतम जल का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। तो ये समझौता किया गया था। हालांकि भारत इसकी समीक्षा की मांग कर रहा है, इसे बदलने की मांग कर रहा है, इसकी समीक्षा की जाए इसकी बात कर रहा है। ये वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान का समझौता कराया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। हम रोज़ ही करंट अफेयर लाते रहेंगे आपके सामने। धन्यवाद।